Okay, so students, let us start with the new chapter. That is chapter number 2 of Unit 1. And the chapter is, yes, India's Gift to the World. India's Gift to the World, written by Louis Fisher. Okay, Louis Fisher ने ये chapter को लिखा हुआ है. And the chapter is India's Gift to the World. Okay, let us, the first para is about the author. We are going to skip that part. Let us start with the second paragraph. Okay, second paragraph से हम लोग चालू करते हैं कि किसके बारे में ये ऐसे है और ये जो ऑथर है लुइस फिशर वो किसके बारे में बता रहे हैं, वो सब हम लोगों को सेकंड पैराग्राफ से चैप्टर का क्विक इंट्रोडक्शन हमको मिल जाएगा. ओके, सो यहाँ पे हम लोग चालू करें. दिस ऐसे recounts the Louis Fisher's experience of staying with महात्मा गांधी. ओके, तो लुइस फिशर का एक्सपीरियंस वो ये चैप्टर में शेयर करते हैं जब वो महात्मा गांधी के साथ रुके थे. महात्मा गांधी हम सब जानते हैं महात्मा गांधी को. ओके, ही वाज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन, राइट. एंड जब लुइस फिशर महात्मा गांधी से मिलने आए थे, उनके साथ रुके थे, तो उनका एक्सपीरियंस क्या था और वो एक्सपीरियंस उन्होंने यहाँ पे ये ऐसे में ये चैप्टर में शो किया हुआ है. ओके, सो ही स्पेंड अ वीक विद गांधी जी इन 1942. 1942 की बात है. 1942 में लुइस फिशर यहाँ पे आए थे. गांधी जी के साथ उन्होंने क्विक टाइम स्पेंड किया था. एक वीक का टाइम उन्होंने स्पेंड किया था. देन ही केम बैक अ सेकेंड टाइम इन 1946 टू वर्क ऑन द मटेरियल अवेलेबल फॉर महात्मा's बायोग्राफी. यस स्टूडेंट, 1942 में वो यहाँ पे आए थे. 1942 में 7 दिन तक रहे और 7 दिन के बाद वापस से 1946 में आए थे. अब 1946 में क्यों आए थे? क्योंकि महात्मा गांधी के ऊपर वो स्टोरी लिख रहे थे, वो बायोग्राफी लिख रहे थे, उनकी लाइफ के ऊपर वो एक्सपीरियंस अपना लिख रहे थे. तो वापस से 1946 मतलब 4 साल के बाद आए. एंड दिस टाइम ही स्पेंड 8 डेज विद महात्मा गांधी. और ये टाइम उन्होंने 8 दिन 8 डेज महात्मा गांधी के साथ बिताए. ओके, द essay recounts his experience on the quality time he spent with the Gandhiji and elaborates in a nutshell the quintessence of the Gandhian principle. और यहाँ पे एक नटशेल में ये बताया हुआ है कि गांधी जी के बारे में तो एक्सपीरियंस दिया ही हुआ है कि उनका शेयरिंग क्या था गांधी जी के बारे में, साथ ही साथ गांधीयन प्रिंसिपल एंड गांधीयन फिलोसॉफी. ओके, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट गांधी जी के प्रिंसिपल, कौन से विचारधारा पे, कौन से आदर्श पे वो चलते थे, एंड गांधी जी गांधीयन फिलोसॉफी, उसके बारे में भी काफी कुछ लुइस फिशर ने यहाँ पे ये चैप्टर में शेयर किया हुआ है, जो हम लोग थोड़ी देर में इसको पढ़ने वाले हैं. And his evolution from a man of no consequence into an epoch-making personality of the 20th century. We all know that in the 20th century, 1947, we got an independence. Okay, and there was a much role we can say played by the Mahatma Gandhi. महात्मा गांधी ने बहुत रोल उसमें प्ले किया था. एंड 20th सेंचुरी के बाद यानी 20th सेंचुरी आज 21 सेंचुरी चल रही है हमारे लिए, तो 21st सेंचुरी में भी आज हमारे लिए महात्मा गांधी, हम सबको पता है कि महात्मा गांधी कौन है. इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल, उनकी फिलोसॉफी, ओके, उनकी विचार श्रेणी, उनकी विचारधारा, उसके ऊपर ही हम लोग चलते हैं और गांधी जी को आज भी हम लोग याद रखते हैं. सो लेट अस गो थ्रू द चैप्टर इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड. यहाँ पे लुइस फिशर का क्या कहना है कि इट इज नॉट ओनली द पीपल ऑफ इंडिया हु नो गांधी जी. खाली लोग इंडिया के लोग ही गांधी जी के फॉलोअर नहीं थे. ओके, द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड know Mahatma Gandhi, and they also follow the Gandhian principle. Okay, and they also follow the Gandhian philosophy. और सारे जितने लोगों को गांधी जी के बारे में पता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने लोगों को भी गांधी जी के बारे में पता है, तो वो लोग उनको फॉलो करते हैं, उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, हर एक चीज को वो फॉलो करते हैं. एंड इट इज द गिफ्ट फॉर देम. ओके, वो एक गिफ्ट है, वर्ल्ड के लिए गिफ्ट है. इंडिया में महात्मा गांधी जो थे, उनके प्रिंसिपल जो थे, ओके, वो एक गिफ्ट है उनके लिए. तो चैप्टर से गो थ्रू करते हैं हम लोग. दिस इज द चैप्टर समरी, इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड, दैट इज समरी ऑफ द स्टोरी. द ऑथर लुइस फिशर विजिटेड इंडिया टू कलेक्ट द मटेरियल फॉर द बायोग्राफी ऑफ द महात्मा गांधी. ओके, लुइस फिशर ने विजिट किया था. हम लोगों ने देखा 4 साल बाद 1946 में लुइस फिशर विजिटेड महात्मा गांधी. ही हैड सम apprehensions का मतलब होता है some doubt about how the world would adapt himself to the people, geography, history and culture. Okay, how would the adapt himself
टू द पीपल ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड कल्चर। उनको ये डाउट था कि किस तरह से पीपल जो है वो किस तरह से खुद को एडेप्ट करेंगे, ये ज्योग्राफी में एक दूसरे को किस तरह से एडेप्ट करेंगे, हिस्ट्री में, कल्चर में। ही फियर दैट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द इटली एंड इंडिया पोज्ड प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट। उनको ऐसा भी था क्योंकि वो खुद इटली से बिलोंग करते थे, ओके वो खुद इटली से बिलोंग करते थे, जो लुइस फिशर थे, ही बिलोंग फ्रॉम इटली। एंड उनको ऐसा था कि इटली के लोगों को भी प्रॉब्लम आएगी, इंडिया के लोगों को भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इंडिया के लोग और इटली के लोग दे डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट किस तरह से एडजस्ट करना है, ज्योग्राफी कल्चर में किस तरह से एडजस्ट करना है। आप लोगों को पता है कि इंडिया में भी देयर आर मेनी रिलीजियंस, पीपल फॉलो मेनी रिलीजियंस, राइट। और बहुत सारे रिलीजन फॉलो करने वाले जब लोग होते हैं तो बहुत सारे कल्चर भी मिक्स होते हैं, और इतने सारे कल्चर को लेना, तो क्या ये इंडिया सारी चीजों में एडजस्ट हो पाएगा? वैसे ही इटली की कुछ अलग प्रॉब्लम होगी। तो वही क्वेश्चन लेके लुइस फिशर जो थे वो गांधी जी के पास आए थे। However, he thought that the problem of the two countries were different. उनको क्या था कि दोनों कंट्री के प्रॉब्लम अलग अलग है, बट द सॉल्यूशन इज द सेम। लेकिन उनको ये भी पता था कि सॉल्यूशन दोनों का सेम है। He advocated the social revolution through the legislative reforms to eliminate the disparities between the rich and the poor and high and the low. Okay? He advocated the social revolution. हमको अगर सोशल रिवॉल्यूशन लाना है, सोसाइटी में चेंज लाना है, तो देयर शुड बी सम लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स। नाउ व्हाट डज द लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स मींस? कि हमको हमारे देश के रूल्स और रेगुलेशन कुछ बदलने पड़ेंगे, ताकि जो दूरियां जो हो चुकी है रिच और द पुअर में, और हाई एंड द लो, अपर कास्ट, लोअर कास्ट या रिच एंड पुअर में, तो ये सारी चीज अगर हमको सोसाइटी में चेंज लाना है, तो लुइस फिशर ऐसा मानते थे कि देयर शुड बी some change in what, some change in the rules for the country. Okay, legislative reforms को लेना पड़ेगा, ताकि हम लोग ये जितने भी डिस्पैरिटीज है, डिस्पैरिटीज मतलब भेदभाव जो है, डिसिमिलरिटीज जो है, उसको हम लोग हटा सके। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन लेके महात्मा गांधी के पास आए थे। द ऑथर सेज गांधी जी इज नॉट नोन टू द यूरोपियंस, अमेरिकन्स एंड अफ्रीकन्स। तो जैसे कि मैंने बोला कि गांधी जी को हर जगह पे, दुनिया के हर कोने में लोग पहचानते थे, खाली यूरोपियंस, खाली अमेरिकन्स के, खाली अफ्रीकन्स नहीं थे। He accepted the fact that Gandhism has a remedy to the problem of the Western world. Okay, वो उनका कहना ये था कि हमारे जितने भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, गांधीज्म। गांधीज्म मतलब हम लोग अगर गांधी जी के फॉलोअर बन जाए तो सारे क्वेश्चन का आंसर हमको मिल जाएगा। सारी जो वेस्टर्न प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, वो सारे गांधीज्म अगर फॉलो करेंगे तो सारे प्रॉब्लम का हमको आंसर मिल जाएगा। If the West had embraced the Gandhian principle for the post-war malaise, the picture would be different. Okay? अगर post-war मतलब यही दौरान वॉर चल रहा था, वॉर का सिनेरियो चल रहा था। ओके, तो अगर वॉर के बाद मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ, उसके बाद अगर मान लीजिए कि गांधीयन प्रिंसिपल पे अगर देश चलने लगा, अब आपको सबको पता है गांधी जी क्या क्या फॉलो करते थे, राइट। ही फॉलोड द नॉन प्रिंसिपल, ओके, ही फॉलोड द सत्याग्रह। सत्याग्रह मतलब सच के पाथ पे चलना, ये सब गांधी जी के प्रिंसिपल थे। तो लुइस फिशर का ये कहना था कि अगर हम लोग गांधी जी के प्रिंसिपल भी अपनाने लगे तो हमारे लिए कंट्री जो है या हमारे लिए जो सोसाइटी है वो टोटली चेंज हो जाएगी। ओके, द ऑथर रिकॉल्स हिज स्टेज इन गांधीजी's विलेज एज अ गेस्ट फॉर अ वीक इन 1942। तो ये रिमेंबर भी करते हैं कि इससे पहले वो 1942 मतलब 4 साल पहले गांधी जी के विलेज में एज अ गेस्ट आए थे। ही वाज प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड व्हेन ही फाउंड गांधीजी मॉडरेट, capable to express him convincingly and amiable. The author saw in his mud-walled hut a black and white print of Jesus Christ with an inscription, "He is our peace." He asked Gandhiji how he was a Hindu, why there was a print of Christ hung on the wall. In reply, he told the author that he was a Christian, a Hindu, a Muslim, and a Jew. For him, the love of humanity was the only religion. His religious tolerance went beyond man-made boundaries and frontiers. तो यहाँ पे वो रिकॉल करते हैं कि किस तरह से 1942 में जब वो आए थे उनके विलेज पे उनके साथ रहने के लिए, तो क्या उन्होंने देखा था। तो गांधी जी के नेचर को देख के वो पहले तो इंप्रेस हुए थे। ये पैराग्राफ मैं आपको समझा रहा हूँ, गांधी जी के नेचर को देख के वो बहुत इंप्रेस हुए थे। गांधी जी वॉज अ काइंड ऑफ मॉडरेट पर्सन, कैपेबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। कुछ लोग होते हैं वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन गांधी जी अपने सारे विचारधारा जो थी, उनकी जो थॉट्स थी, ही कैन एक्सप्रेस दैट। ओके, दूसरा क्या बोला उन्होंने कि ऑथर ने एक बार उनकी मड वॉल्ड हट, यानी उनकी जो कुटिया थी, हम लोग कह सकते हैं हट जो था, उस पे जीसस क्राइस्ट का फोटो लगा हुआ था गांधी जी के कुटिया में।
और जीसस क्राइस्ट के फोटो को देख के लुइस जो फिशर थे उन्होंने पूछा कि आप तो हिंदू हो, तो आपके आपके ये दीवार पे, आपकी जो ये वॉल है उस पे क्यों ये जीसस क्राइस्ट का फोटो लगा हुआ है? तो गांधी जी उनको जवाब देते हैं कि मैं हिंदू भी हूं, मैं मुस्लिम भी हूं, मैं क्रिश्चियन भी हूं, मैं जीव भी हूं। ओके, आई फॉलो ईच एंड एवरी रिलीजन। ओके, उन्होंने शॉर्ट में ये बोला कि मेरे लिए ह्यूमैनिटी इज द ओनली रिलीजन। आई आई फॉलो ऑल द रिलीजन बिकॉज ह्यूमैनिटी इज ओनली रिलीजन फॉर मी। ओके, सबसे ऊंचा जो रिलीजन है वो मानवता का होना चाहिए, रिलीजन का नहीं। और यही देख के लुइस फिशर बहुत उनसे 1942 में जब वो 7 दिन के लिए उनके पास रहने आए थे वो इंप्रेस हुए थे। Okay, the author traveled with Gandhiji by the third class railway compartment from Pune to Bombay. Wherever the train stopped, Gandhiji received a warm welcome from the huge crowds in spite of the heavy monsoon rains. But Gandhiji was not pleased with the rousing welcome he received. He regretted that they did not accept his way of life. Okay, तो अब गांधी जी के साथ वो थर्ड क्लास रेलवे कंपार्टमेंट में ट्रैवल करते थे, पूना से बॉम्बे जा रहे थे। एट दैट टाइम जितने भी स्टेशन आते थे वो स्टेशन पे बहुत ही क्राउड जमा हो जाता था, बहुत ही क्राउड उनके लिए, हैवी मानसून रेन्स, बहुत बारिश के टाइम पे भी बहुत सारा क्राउड उनको हर एक स्टेशन पे वेलकम करने के लिए पहुंच जाता था। लेकिन गांधी जी इससे खुश नहीं होते थे, क्योंकि देखो इतना क्राउड होता तो सबको ऐसा होता था ना, देखो मेरे लिए कितना क्राउड आया है। लेकिन गांधी जी कभी भी उससे खुश नहीं होते थे। गांधी जी रिग्रेट करते थे कि ये लोग मेरी थॉट्स को समझ नहीं पा रहे हैं। ओके, कि दे आर नॉट एक्सेप्टिंग माय द थॉट्स। मैं सिंपल लिविंग में बिलीव करता हूँ। ओके, गांधी जी ऐसा बोलते थे कि मैं सिंपल लिविंग में बिलीव करता हूँ और इसकी वजह से ये लोग मेरी थॉट्स को समझ नहीं पा रहे हैं। ओके, इन 1946 द ऑथर स्पेंट 8 days इन गांधी जी कंपनी। 1946 में ऑथर ने गांधी जी की कंपनी में 8 दिन, यानी 4 साल बाद 8 दिन उनके साथ बिताए थे। विद एवरी पासिंग डे द स्टेचर ऑफ गांधी जी ग्रीव इन हिज आईज। ओके, हर एक दिन में गांधी जी की वैल्यू उनकी आंखों में बढ़ती गई। ही बिगेन टू लव हिम, लुइस फिशर बिगेन टू लव हिम, ऐसा बोला हुआ है। ओके, हर एक दिन, जैसे जैसे दिन जा रहे थे वैसे वैसे उनके लिए उनका जो सम्मान था, गांधी जी का सम्मान था, वो उनके लिए बढ़ता गया। It was 8 o'clock of 31st January 1948. The author tuned on the radio in his New York apartment. He received a rude shock when he heard that the news of the Gandhiji had been assassinated. और जनवरी 31, 1948 यानी 1946 को वो मिलके निकले थे 8 दिन के लिए। हर एक दिन के बाद उनका क्या है कि उनका जो सम्मान था उनके दिल में बढ़ता गया। और जब 1948 में जब वो अपने देश वापस आ गए थे, जनवरी 31, 1948 में, अब उन्होंने जैसे ही रेडियो चालू किया तो रेडियो पे एक न्यूज उनको मिली कि गांधी जी की हत्या हो चुकी है, गांधी जी मारे जा चुके हैं। और उससे वो बहुत ही शॉक में चले गए थे। ओके, dismayed and shocked, the author ruefully recalls his association with महात्मा। और ये शॉक के कारण वो सोचने में पड़ जाते हैं कि किस तरह से मैं गांधी जी को मिला करता था, कैसी पर्सनालिटी है वो। द टाइम ही स्पेंड ही रिकॉल्स विद द महात्मा वाज द गोल्डन टाइम। शायद वो 7 या 8 यानी थोड़े ही टाइम में, गांधी जी के लिए बोलते हैं कि वो थोड़ा ही टाइम मेरे को मिला, बट वो मेरी लाइफ का, लुइस फिशर का कहना है कि वो मेरी लाइफ का गोल्डन टाइम था। He was moved to the tears as he pondered over the greatness। और उनके ये याद करते करते, ये गोल्डन टाइम याद करते करते उनकी आंखों में से आंसू आने लगे। He recalls Gandhi ji a fighter. The death he died was befitting to his incomparable greatness। ओके, जो उनको मौत मिली है, जो उनकी मृत्यु हुई है, वो उनकी ग्रेटनेस, उससे ज्यादा उनकी ग्रेटनेस है, ऐसा वो कहते हैं। द ग्रेट अमेरिकन नोबेल प्राइज विनिंग ऑथर ऑफ गुड अर्थ पॉल बक called Gandhiji assassination another crucifixion। ओके, पॉल बक ने भी गांधी जी की मृत्यु के बारे में उसकी निंदा की हुई है कि गांधी जी की मौत एक सही चीज। पॉल बक वाज अ नोबेल प्राइज विनिंग ऑथर। ओके, उन्होंने भी बोला कि गांधी जी की जो मौत हुई है वो अच्छी चीज नहीं हुई है इंडिया के लिए। ओके, द ऑथर राइटली सेज दैट गांधी जी इज इंडियाज गिफ्ट टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। Gandhian principle, according to him, are the right kind of the remedies for the alignments and the ills of the West. Gandhiji was sorry to note that the political system, democracy or dictatorship had rendered the individual into a pygmy। उनका कहना यह है कि आज के टाइम की जो पॉलिटिकल सिस्टम है, चाहे वो डेमोक्रेसी हो कि डिक्टेटरशिप हो, वो ये सारी चीजों को, जो हमारे कंट्री में जो डिसिमिलरिटीज आ रही है, वो सारी डिसिमिलरिटीज को बढ़ा रही है कहीं ना कहीं। Gandhiji was solely interested in the individual, because of whom he becomes the most relevant to the problem of the second half of the 20th century।
It is the century when the man's freedom, integrity and mental health have been put into the jeopardy. Gandhiji recommended for the truth of the recovery of the mental health. Okay, कि आज के टाइम पे उनका ये कहना था कि लोग फिजिकल हेल्थ से तो जूझ ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मेंटल हेल्थ भी उनका एक इश्यू होता जा रहा है. ओके, अब ये मेंटल हेल्थ का क्यों प्रॉब्लम आ रहा है? क्योंकि लोग जो है वो सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. ओके, सो he himself observed the harmony between his belief, his utterance and his action. He was a man of unfailing conviction that is always translated into action. लुइस फिशर के मुताबिक गांधी जी जो थे वो हमेशा अपनी बात पे रहते थे और अपनी बात खाली कहते नहीं थे, उसको एक्शन में भी लाते थे. There was no disparity between his words and the action. कोई भी ऐसी चीज नहीं थी कि उन्होंने बोला कुछ अलग हो और करा कुछ अलग हो. There is always a similarity between the words and the action. यानी जो वो बोलते थे वो करते थे. In the absence of the integration between the words and the action, the individual is split and sick. तो उनका यही कहना था, गांधी जी का भी यही कहना था कि जब भी हम लोग बोलते कुछ और है और करते कुछ और है तो उसी कारण हमारी मेंटल जो हेल्थ है वो बिगड़ने लगती है. He preached what he practiced. Okay, जो वो प्रैक्टिस करते थे वो ही दुनिया वालों को वो बताते थे. Inner harmony and गांधी जी were the synonyms. ओके, इनर हार्मनी मतलब अंदर की शांति और गांधी जी, शायद गांधी जी और अंदर की शांति एक दूसरे के सिनोनिम्स बन के रह गए थे, एक दूसरे के सेम मीनिंग बन के रह गए थे. अनडाउटेडली गांधी जी वाज नॉट born a great leader. He had a glaring limitation, but he rediscovered himself and he was a self-made man. शायद गांधी जी वाज नॉट born with a great leadership. ओके, जब वो born हुए तो लोग उनको पहचानते नहीं थे, लेकिन उन्होंने खुद के अंदर बदलाव किया, खुद को रीडिस्कवर किया और वो सेल्फ मेड मैन बन के एक बहुत ही अच्छे लीडर हमारे लिए साबित हुए. आगे जो बात करते हैं, गांधी जी वाज एपिस्टल ऑफ पीस एंड चैंपियन ऑफ नॉन वायलेंस. सिविल डिसोबीडियंस वाज द अनदर पावरफुल वेपन इन हिज आर्मी. ओके, वो पीस को और नॉन वायलेंस को वो एक्सेप्ट करते थे. गांधी जी उसकी ही प्रैक्टिस करते थे, पीस एंड नॉन वायलेंस. दैट वर द टू पावरफुल वेपन. ओके, वो उनके पास दो पावरफुल वेपन थे, दो हथियार उनके. कौन से दो हथियार? पीस, शांति और नॉन वायलेंस. He borrowed the phrase from the American philosopher and the thinker of Torio book Walden. Gandhiji strongly defended the individual right to dissent, which is very lifeblood to healthy democracy. Okay, उनका ये कहना था कि इंडिविजुअल्स राइट, जो हमारे इंडिविजुअल के हक है, जब हम लोग वो हक पे नुकसान पहुंचाते हैं, किसी के भी हक है, इंडिविजुअल हम सबके अधिकार है कुछ ना कुछ, राइट टू मूव फ्रीली, राइट टू फॉलो एनी रिलीजन. और जब हम लोग ये सारे हक पे, हम लोग किसी के हक पे अगर उस पे उसके हक जो हम लोग उसके छीन लेते हैं, तब उसके ही कारण हमारी डेमोक्रेसी पे हर्ट होता है. आज आप देखो, हम लोग किसी को नुकसान पहुंचाएंगे तो हमारी डेमोक्रेसी पे इफेक्ट पड़ेगा. तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? किसी के साथ भी उनके राइट्स हमारे छीनने नहीं चाहिए, हमें किसी के राइट्स छीनने नहीं चाहिए. और वही गांधी जी का कहना था. ओके, पीस और नॉन वायलेंस के साथ साथ उन्होंने एक और फिलॉसफी को फॉलो किया कि राइट टू डिफेंड द इंडिविजुअल राइट. ओके, खुद के हक भी आपको चाहिए और दूसरे के भी हक आपको देने चाहिए. गांधी जी कंसिडर्ड द मटेरियलिज्म एज द ग्रेट एविल ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन. जो हमारा मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसमें मटेरियलिज्म नाम नहीं आना चाहिए. मटेरियलिज्म मतलब क्या? कि लोग जो है वो मटेरियल, पैसे के पीछे भागते हैं, वो पैसे के पीछे नहीं भागने चाहिए. ओके, और इसी के कारण जब पैसे के पीछे भागा जाता है तो रिच और पुअर में बहुत ही डिफरेंस क्रिएट हो जाता है. इट इज नॉट ओनली द डेमोनिक लव फॉर द वेल्थ बट द लस्ट ऑफ द पावर. वेल्थ के पीछे तो भागते ही है, लेकिन साथ ही साथ पावर के पीछे भी हमको भागना पड़ता है. विद विच द स्पिरिट ऑफ द फ्रीडम इज क्रश्ड. और इसके कारण फ्रीडम की जो स्पिरिट है वो चली जाती है. लोग एक दूसरे को फ्रीडम नहीं दे पाते, पावर वाला और पावरफुल होता जाता है, और जिसके पास पावर नहीं है, जो सामान्य आदमी है, सामान्य जो पर्सन है, नॉर्मल पर्सन है, कॉमन मैन है, उसके जो फ्रीडम है वो धीरे धीरे क्रश होते जाते हैं. He professed the renunciation. He taught the values which would make the happiness independent of the wealth and the power. उनका कहना ये था कि हमको हैप्पीनेस अगर ढूंढनी है ना, तो वो हैप्पीनेस दो चीज को छोड़ के मिल पाएगी. दैट इज द वेल्थ एंड द पावर. हमको वेल्थ के पीछे सोचना बंद करना पड़ेगा और पावर के पीछे सोचना बंद करना पड़ेगा. जब हम लोग वेल्थ और पावर ये दो चीज को छोड़ देंगे तभी जाके हम लोग लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे. फॉर द ऑथर, गांधी जी इज नॉट द मियरली लिबरेटर ऑफ इंडिया. फॉर गांधी जी, political freedom of India was means towards the greater good.
ओके गांधी जी के लिए सबसे पहली चीज तो क्या थी, पॉलिटिकल फ्रीडम। पॉलिटिकल फ्रीडम मतलब क्या कि देश को तो आजादी चाहिए थी, एंड फॉर हिज फॉलोअर्स पॉलिटिकल फ्रीडम वाज एन एंड इन इटसेल्फ। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, गांधी जी के लिए पॉलिटिकल फ्रीडम फर्स्ट पार्ट था। ओके इट वाज द फर्स्ट स्टेप कि हमको देश के लिए आजादी मिलेगी, उसके बाद असली काम चालू होगा, उसके बाद देश को संभालने का काम चालू होगा, उसके बाद सोसाइटी में चेंज लाने का काम चालू होगा। लेकिन गांधी जी के जितने भी फॉलोअर थे उनका क्या कहना था कि हमको आजादी मिल गई, चैप्टर कंप्लीट, आजादी के लिए तो हम लोग इतनी मेहनत करें, आजादी मिल गई यानी चैप्टर कंप्लीट। लेकिन गांधी जी के लिए क्या था कि आजादी मिलना वहां पे चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है, वहां से तो एक्चुअली आपके देश का चैप्टर चालू होता है। He regretted to see this. He doubted their attitude to gaining the political independence. He was extremely grieved because of the partition. Partition जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो उनको भी बहुत बड़ा धक्का लगा, and that's why he did not celebrate August 15, 1947. He was sad. और इसके लिए अगस्त 15, 1947 मतलब आजादी का दिन उन्होंने मनाया नहीं और वो खुद उदास रहे वो दिन पे। गांधी जी disliked status. All his life he fought for the social and economic equality. He waged a war against the caste system, untouchability, pride and professionalism and religious bigotry. Okay? हमेशा उन्होंने कभी भी कोई स्टेटस को बढ़ावा नहीं किया। काफी इंग्लैंड के लोग या काफी जो ब्रिटिशर्स थे वो उनको स्टेटस देना चाहते थे। वो कहना चाहते थे कि आप हमारे साथ रहो, हम आपको स्टेटस देंगे, हम आपको पावर देंगे, आप हमारे लिए, गांधी जी को किया करते थे, गांधी जी को कहा करते थे कि आप हमारे लिए काम करो और ये लोगों को समझाओ, आप हमारे माध्यम से लोगों को कंट्रोल में रखो। तो गांधी जी को एक मीडियम बना के वो यूज करना चाहते थे, लेकिन कभी भी गांधी जी ने कोई स्टेटस को लेके काम नहीं किया। हालांकि जब हमारा देश आजाद भी हुआ तो उन्होंने सारे स्टेटस से मना कर दिया। ओके वो हमेशा सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए लड़ते रहे और देश में जितनी भी खराब चीजें थी जैसे कि अनटचेबिलिटी था, प्रोफेशनलिज्म था, रिलीजियस इनइक्वालिटी थी, उसको हमेशा गांधी जी ने डट के लड़ा है और डट के उसके अगेंस्ट में खड़े रहे। ठीक है गांधी जी रोट एग्जॉस्टिवली ऑन मेनी सब्जेक्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट पे भी उन्होंने लिखा है, बहुत सारे सब्जेक्ट पे उनके विचार जो है वो उन्होंने शेयर भी किए। he delivered the lectures on innumerable occasion. However, his greatest contribution to the modern civilization is his life. लेकिन सबसे बड़ी उन्होंने काफी सारे सब्जेक्ट्स पे लिखा तो है ही, लेकिन एक जीता जागता नमूना उनकी लाइफ ही है, क्योंकि वो खुद उस चीज को फॉलो करते थे। खाली ऐसा ही नहीं था कि उन्होंने लिख लिया बात कंप्लीट हो गई, लेकिन उसके साथ साथ वो चीज पे वो फॉलो करते थे, वो पाथ पे वो चलते भी थे। His exemplary life, which is the fusion of the purity of the purpose, devotion of the truth, greatness of the mind, okay, spirit and character, makes him the most outstanding person of the 20th century. लोगों का सबका ये मानना था कि he was the most outstanding person in the 20th century. ऐसी कोई पर्सनालिटी शायद दुनिया में बनी नहीं होगी जो महात्मा गांधी थे। और हम तो थे ही, इंडिया के लोग फॉलोअर तो करते थे, लेकिन आउटसाइड ऑफ द पीपल भी इतना अगर महात्मा गांधी के लिए लिख रहे हैं तो हमको समझना चाहिए कि उनकी ग्रेटनेस क्या होगी। ओके यस सो नाउ मूविंग क्विकली टू द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। हाउ डिड द लीप फ्रॉम इटली टू इंडिया हैपन फॉर द राइटर, किस तरह से इटली और इंडिया को कनेक्ट किया राइटर ने। लुइस फिशर हैपन टू कम टू इंडिया फ्रॉम अ लॉन्ग वे। ही केम फ्रॉम इटली, अ डिस्टेंट कंट्री, because he wanted to collect the material for the biography of Mahatma Gandhi. सॉरी वो यहाँ पे क्यों आए थे, क्योंकि उनको मटेरियल कलेक्ट करना था महात्मा गांधी की बायोग्राफी के ऊपर। सेकेंड हम लोग देखते हैं व्हाट वाज द ओनली डेकोरेशन इन द महात्मा गांधीज हट। महात्मा गांधी की जो कुटिया थी उसमें, महात्मा गांधी की जो झुपड़ी थी उसमें कौन सी एक चीज लगी हुई थी जो उनके वॉल को डेकोरेट करती थी। During an hour's interview, Louis Fisher drew Mahatma Gandhi attention to the only decoration in the mud-walled hut, that is a black and white print of Jesus Christ. उनके लिए एक ही चीज थी, जीसस क्राइस्ट की जो फोटो लगी हुई थी वही उनको अट्रैक्ट कर गई। The writer was very much surprised because of the Mahatma Gandhi being a Hindu demonstrated the religious tolerance that went beyond the man-made boundaries and frontiers. He attained the identification with the other religion, which is a synonym of the love. तो यहाँ पे उनके दीवार पे, जैसे हम लोगों ने चैप्टर में बात की है कि उनके दीवार पे खाली एक ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट लगी हुई थी जीसस क्राइस्ट की। जीसस क्राइस्ट की फोटो महात्मा गांधी की दीवार पे लगना मतलब महात्मा गांधी फॉलो द हिंदू कल्चर, ओके, ही फॉलो द हिंदू रिलीजियन, और उनके दीवार पे फोटो लगी हुई थी जीसस क्राइस्ट की। तो यही चीज लुइस फिशर को समझ में नहीं आई और वो खुश हुए जब महात्मा गांधी ने उनको एक्सप्लेन किया कि ही फॉलो द
लाइक ही फॉलो ऑल द रिलीजन, जब उन्होंने ये बताया, एंड हिज मेन रिलीजन इज मैनकाइंड, ओके, मानवता ही उनके लिए जो धर्म है वो मानवता का ही धर्म है उनके लिए सबसे ऊपर। तो वही जान के, वही आइडेंटिफिकेशन पा के लुईस फिशर बहुत खुश हुए कि महात्मा गांधी फॉलो द इज द सिनोनियम ऑफ द लव, ओके। थर्ड, व्हाट एक्सपीरियंस डिड द राइटर हैव व्हाइल ट्रैवलिंग विद गांधी जी इन द ट्रेन? तब जब गांधी जी के साथ जब वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, हम सबको पता है, अभी हम लोगों ने देखा कि वो थर्ड क्लास कंपार्टमेंट से ट्रैवल कर रहे थे, ओके। तो जब वो थर्ड क्लास कंपार्टमेंट से ट्रैवल कर रहे थे तब क्या हुआ कि हर एक स्टेशन पे जहां पे गांधी जी की ट्रेन रुकती, ओके, गांधी जी जिसमें ट्रैवल कर रहे थे वो ट्रेन रुकती, तो हर जगह पे पीपल गैदर्ड इन अ क्राउड एंड दे वेलकम महात्मा गांधी इन अ हैवी मानसून रेन। बहुत ज्यादा मानसून की बारिश चालू थी, मानसून सीजन चालू था, उसमें बहुत ज्यादा बारिश चालू थी, लेकिन फिर भी लोग वेलकम करने के लिए पहुंच जाते थे। हालांकि एक प्राउड फीलिंग होनी चाहिए कि लोग मुझे बुला रहे हैं, लोग मुझे वेलकम कर रहे हैं, लेकिन ये गांधी जी को कभी भी अप्रिशिएबल नहीं था, बिकॉज गांधी जी के लिए पॉपुलैरिटी या गांधी जी के लिए कोई स्टेटस, कोई महत्व नहीं रखता था, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता था, और इसके लिए गांधी जी वो चीज से दुखी हुए। तो हम लोग वही समझने वाले हैं। लुईस फिशर accompanied Gandhiji when he traveled to the different parts of the India. Once the writer traveled with him by third class railway compartment from Pune to Bombay. Wherever the train stopped, huge crowds gathered to accord him a cordial welcome despite a very heavy monsoon rain. It was an unusual spectacle for the author. It was a measure of Gandhiji's immense popularity among the Indians. वही चीज दी हुई है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं, why did Gandhiji regret the एड्यूलेशन ही रिसीव्ड? तो क्यों गांधी जी अपसेट हो गए थे? तो गांधी जी ड्यूरिंग हिज जर्नी फ्रॉम पुणे टू बॉम्बे, गांधी जी रिसीव्ड अ राउजिंग वेलकम फ्रॉम द ह्यूज क्राउड्स एट द स्टेशन वेयर द ट्रेन स्टॉप्ड। डिस्पाइट ऑफ द हेवी मानसून रेन, टू गांधी जी द रिस्पेक्ट शोन टू हिम वाज एन एक्सेसिव प्रेज। ये जो इनको रिस्पेक्ट दी जा रही है वो हद से ज्यादा रिस्पेक्ट दी जा रही है, गांधी जी ऐसा माना करते थे। ही रिग्रेटेड इट बिकॉज he wanted the people to accept his way of life। जैसे गांधी जी रहा करते हैं सिंप्लिसिटी में, तो इनका भी मानना यह था कि लोग भी सिंप्लिसिटी को ही इंपॉर्टेंस दे, ना कि इतनी पॉपुलैरिटी को इंपॉर्टेंस दे, और इसके लिए गांधी जी दुखी हुए। Why does the writer feel that गांधी जी is India's gift to the Western world? क्यों लोगों का ये कहना था कि गांधी जी was a gift to the world? The author rightly says that Gandhi ji is India's gift to the Western world. There was no disparity between what he preached and what he practiced. Okay? वो गांधी जी के नजरिए में ऐसा नहीं था कि कुछ अलग सिखाते थे और कुछ अलग प्रैक्टिस करते थे, जो वो करते थे वही वो सिखाते थे। Therefore his life had a right kind of a remedy for the some of the worst ills of the Western world. He was gifted by prophetic vision that could look beyond all the national boundary. The Western world was torn by two political systems, democracy and dictatorship, which had reduced the individual to the pygmy. Okay, next question पे हम लोग आ जाते हैं। How was the civil disobedience important in Gandhi जी life? किस तरह से civil disobedience गांधी जी की लाइफ के लिए important था? तो civil disobedience in Gandhi जी life was important in Gandhi जी life. It implied that a large-scale deliberate violation of the law. Gandhiji was convinced of the fact that such deliberate violation of the law was in obedience to the higher law of conscience. It was a unique political weapon for Gandhiji. Gandhiji borrowed the term from Henry David Thoreau, an American thinker and philosopher. तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि सिविल डिसोबीडियंस, ओके, सिविल डिसोबीडियंस मतलब लॉ को ऑबे ना करना, ओके, लॉ को डिसऑबे करना, क्यों गांधी जी की लाइफ के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिविल डिसोबीडियंस वाज इंपॉर्टेंट इन गांधी जी लाइफ। इट इंप्लाइड अ लार्ज स्केल डिलिबरेशन ऑफ द वायलेशन ऑफ द लॉ। अगर लार्ज स्केल पे हम लोग लॉ को वायलेट करते हैं तो वो एक सिविल डिसोबीडियंस का रूप कहलाता है। गांधी जी वाज कन्विंस्ड ऑफ द फैक्ट दैट सच deliberation violation of the law was in obedience to the higher law of conscience। गांधी जी ऐसा माना करते थे कि अगर हम लोग डिसऑबे करेंगे अभी के लॉ को, लार्ज स्केल पे अगर हम लोग डिसऑबे करेंगे, लार्ज स्केल पे डिसऑबे मतलब सब लोग मिलके जो भी लॉ बना हुआ है, जो भी कायदा बनाया हुआ है, जब हम लोग उसको डिसऑबे करेंगे तो ही शायद हमको अच्छे लॉ मिल पाएंगे। ओके, तो गांधी जी का ये मानना था, और इसके लिए उनका एक मूवमेंट चला था, अगर हम सबको याद हो तो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके, civil disobedience movement was a success of the Gandhiji's all the movement। and next question पे हम लोग आ जाते हैं अब,
How did the writer react when he heard the news of the Gandhiji's assassination? तो गांधी जी के assassination पे राइटर ने किस तरह से रिएक्ट किया? assassination मतलब क्या कि जब गांधी जी की हत्या की खबर जब चली तब किस तरह से राइटर, ये चैप्टर के राइटर कौन है? लुईस फिशर, किस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया? तो when the Lewis Fisher heard the news of Gandhiji assassination, he was profoundly shocked. पहली तो बात वो शॉक हो गए. He recalled his association with गांधीजी. गांधीजी से मुलाकात, गांधीजी की एसोसिएशन, गांधीजी से बिताया हुआ समय, गांधीजी के साथ बिताया हुआ समय, वो सबको याद करने लगे. He wept and felt numb. 2 मिनट के लिए शांति हो गई, रोने लगे वो. He thought that Gandhiji was a crusader of all his life. उनकी लाइफ ही उनके लिए प्रेरणा थी. There was no more befitting way for him to die. Okay, no more befitting way for him to die. His violent death was one of the service to serving the humanity. Okay, यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि ऑथर का ये मानना था कि जिस तरह से उनकी डेथ हुई है, किस तरह की डेथ हुई है? वायलेंट वे में उनको मारा गया था, वायलेंटली उनको मारा गया था, जो हत्या हुई थी. ओके, वो भी एक ह्यूमैनिटी के लिए, उनके लिए पॉइंट था कि ह्यूमैनिटी से वो सफर कर रहे थे, ह्यूमैनिटी के लिए वो सफर करके मर गए. एंड इट वाज अनदर क्रूसिफिकेशन. ओके, तो ये एक अच्छी बात नहीं थी कि जो पर्सन ने लाइफ टाइम अपने लिए नॉन वायलेंस और लोगों को भी बताया कि नॉन वायलेंस की तरह रहो, नॉन वायलेंस और पीस में रहो, और उनकी ही खुद की डेथ वायलेंट वे में होती है. और ये एक सोचने वाली बात है. ऑथर का, ये राइटर का ये कहना है कि एक वही एक कंफ्यूजेबल चीज है कि जो पर्सन ने खाली इंडिया को नहीं, इंडिया के लिए, आजादी के लिए तो बहुत कुछ किया उन्होंने, लेकिन वर्ल्ड को भी बहुत सारी चीजें सिखाई, वर्ल्ड को भी 2 इंपॉर्टेंट हथियार सिखाए, नॉन वायलेंस एंड पीस, और उनकी ही डेथ वायलेंट वे में होती है. तो इससे ज्यादा खराब चीज कोई हो नहीं सकती. ओके, सो दैट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर. ओके, आई गेस अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज एक बार पूछ लेना. रेस्ट दिस चैप्टर इज ऑल्सो कंप्लीटेड. थैंक यू.